मैं रिक्शे में बैठा रवि भागवत के ठिकाने की तरफ जा रहा था। मैंने अपने एहतियाती मामूल के मुताबिक गली के सिरे से लगभग 100 गज पहले ही रक्षा छोड़ दिया और किराया देने के बाद उसकी नजरों से ओझल होने तक वहीं खड़ा रहा। फिर मैं तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। मैं गली में मुड़ा तो मुझे वहां खासा अंधेरा महसूस हुआ। तवज्जो से देखा तो अंदाजा हुआ कि उस चौड़ी सी गली के इब्तिदाई हिस्से में दाईं तरफ हवेली नुमा मकानों की कतार है, मगर उनके सहनों में जगमगाते कुमकुमे गली को रोशन करने में नाकाम थे। जबकि गली के बाईं तरफ किसी बड़े अहाते की दीवार साथ साथ चल रही थी, जिसके ऊपर से झांकते घने दरख्तों ने गली पर साइबान सतान रखा था। यह मंजर देखते ही मेरे दिल में सबसे पहले कुत्तों की मौजूदगी का अंदेशा जागा। मैं उस वक्त बिल्कुल निहत्ता था और कुत्ते मुझे घेर लेते तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। उनके काटने का खतरा तो था ही, उनके भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लेने के नतीजे में मोहल्ले वालों की शक भरी नजरों का हदफ बनने का ख्याल मेरे लिए ज्यादा इस्तराब आमेज था। मैंने नीम तारीकी में गली के ईंटों पर मुश्तमिल फर्श पर नजरें गाड़ते हुए एहतियात से कदम बढ़ाए। मुझे लगा कि मेरी किस्मत साथ दे रही है, क्योंकि मुझे कोई 100 गज आगे वाक़े रवि भागवत की हवेली वाली गली की झलक नजर आई, जबकि इब्ने सफ़ी मरहूम के लाजवाल किरदार अली इमरान के मनपसंद कुत्ते यानी किसी लैंडी डॉग और उसके भाई बंदों की मौजूदगी के अभी तक कोई आसार नहीं थे। तभी मुझे मालूम हुआ कि बाईं तरफ साथ चलती दीवार के आखिर में एक छोटा सा फाटक है, जबकि उसके फौरन बाद श्री गुरु नानक देव सभा की आलीशान सफेद इमारत की 4 दीवारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही गुरुद्वारे के कुमकुमों की बदौलत गली में भी अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। गली में रोशनी बढ़ते ही मैंने रफ्तार बढ़ा दी। गुरुद्वारे का बड़ा सा आहनी फाटक मुझे उस वक्त बंद नजर आया। मुझे मालूम था कि गुरुद्वारे के कोने से एक और बड़ी गली बाईं तरफ मुड़ जाएगी। उस गली में भी गुरुद्वारे का एक निस्बतन छोटा फाटक खुलता था। उस फाटक के ऐन सामने एक छोटा सा बागीचा था, जिसके दूसरी तरफ रवि भागवत की हवेली वाक़े थी। मुझे अब तक कोई इलाका मकीन दिखाई नहीं दिया था। दीगर देहातों, कस्बों और कस्बा नुमा शहरों के बासियों की तरह पठानकोट वाले भी जल्द रात ओढ़ लेने के आदी थे। बहरहाल ये सूरत हाल मेरे लिए तो साजगार रही थी। मैं गुरुद्वारे की इमारत के पास से गुजर कर बागीचे की आहनी जंगलों पर मुश्तमिल 4 दीवारी के कोने से बाईं तरफ घूमा। मेरे दाईं तरफ दूसरी हवेली रवि भागवत की थी। गुज़श्ता रोज की तरह फाटक के साथ वाली दीवार और सहन में नस्ब कुमकुमे अब भी रोशन थे। फाटक भी हस्बे साबिक बंद था। मैं मुतमईन कदमों से आगे बढ़ा और इत्तलाई घंटी बजाई। अगले ही लम्हे अंदर से जल तरंग बजती सुनाई दी। मेरी नजरें फाटक के बगली दरवाजे पर जमी हुई थीं। कोई आधे मिनट इंतजार के बाद भी रवि भागवत के दरबान की आमद के कोई आसार नजर न आए तो मैंने दोबारा घंटी का बटन दबा दिया। इस बार मैंने बटन पर ज्यादा देर दबाव बरकरार रखा था, मगर इस बार भी अंदर कोई हलचल महसूस न हुई। मैंने हैरानी के आलम में कुछ देर इंतजार करने के बाद एक बार फिर घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी नजर बेख्तियार बगली दरवाजे की तरफ उठी। मुझे लगा कि दरवाजे में हल्की सी हरकत हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, दरवाजा एक झटके से खुला और 2 अफराद बिजली की सी तेजी से मुझ पर झपटे। मैं इतना ही देख सका कि उन्होंने चेहरों पर नकाब चढ़ा रखे हैं। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उन दोनों में से एक ने रिवॉल्वर की नाल मेरी कनपटी पर लगा दी, जबकि दूसरे ने अपने दोनों हाथों में जकड़े पिस्तौल का रुख कोई 1 फुट की दूरी से मेरी पेशानी की तरफ कर दिया। अगले ही लम्हे उसने दबे दबे लेकिन खूंखार लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, खबरदार, कोई होशियारी दिखाई तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, चुपचाप अंदर चल। वो हिंदी में बात कर रहा था, मगर उसका लहजा पंजाबी बोलने वालों का था। मैंने फौरी फैसले के तहत अपने लहजे में बेपनाह खौफ भरते हुए हकलाकर कहा, भगवान के वास्ते मुझे गोली न मारना। मैं तभी पिस्तौल बरदार ने मुझे डपट कर कहा, बकवास बंद और जो हम कहें वो कर, हम तुझे गोली नहीं मारेंगे। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैंने कुछ इत्मीनान का सांस लिया है। मजीद कुछ कहने की बजाय मैंने हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। मैं उनके कहे बगैर ही अपने दोनों हाथ कंधों तक उठा चुका था। मेरी अबतर हालत का अंदाजा करके रिवॉल्वर बरदार ने हथियार की नाल मेरी कनपटी से हटा ली और 2 कदम हट कर मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैं इस दौरान में पिस्तौल बरदार का जायजा ले चुका था। वो सुरमई कुर्ते पजामे में मलबूस था। सर पर बड़ा सा रुमाल बेढंगी पगड़ी की शक्ल में बंधा हुआ था। जिस्म मजबूत और कदरे फरबही की तरफ माइल। चेहरा छुपा होने की वजह से सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान रही होगी। मैंने अपने पहलू में खड़े रिवॉल्वर बरदार का जायजा लेने का इरादा फिलहाल मुलतवी कर दिया। वो दोनों पूरी तरह चौकस लग रहे थे और उन्होंने कम से कम वक्ती तौर पर मुझे बेबस कर दिया था। ये सूरत हाल देखकर मैंने फौरी मज़ाहमत का इरादा तर्क कर दिया। वो दोनों हलाकत खेज हथियारों से लैस और पूरी तरह चौकन्ना थे, जबकि मैं बिल्कुल निहत्ता था।
वैसे भी पहले मैं मामला समझना चाहता था, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। रात के इस पहर हथियारों के साथ रवि भागवत की हवेली में उनकी मौजूदगी का एक सीधा सीधा सामने का मतलब तो ये था कि वो लूट मार के इरादे से यहाँ आए हैं। मगर क्या उनका मकसद बस इतना ही है? और उन्होंने हवेली के मकीनों के साथ क्या सलूक किया है? अपने अकब में दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर उन दोनों ने हथियारों के जोर पर मुझे बंगले के अंदर चलने का कहा। मैंने कमजोर से लहजे में उनसे माफ कर देने और वहां जाने की इजाजत देने की इल्तिजा की, मगर पिस्तौल बरदार ने मुझे बेरहमी से झिड़क दिया। मैंने हवेली के जहन में पहुंचकर इर्द गिर्द का जायजा लिया तो मुझे अपने जहन में चकराते आखिरी सवाल का जुज़वी जवाब मिल गया कि उन्होंने हवेली के मकीनों पर कैसे काबू पाया होगा। फाटक की दाईं तरफ चंद फुट दूर रवि भागवत का दराज कद दरबान मुंह के बल बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मुझे उसके आसपास फर्श पर कहीं खून नजर न आया, मगर इतनी दूर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो बेचारा मर चुका है या उसकी सांसें अभी चल रही हैं। तभी मेरे आगे आगे चलते शख्स ने पिस्तौल मेरी आंखों के सामने लहराया और गुर्राकर मुझे इधर उधर से मना किया और बढ़ते रहने का हुक्म दिया। तभी मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि उसने रवि भागवत के दरबान का ब्राउनिंग पिस्तौल ही अपने कब्जे में ले रखा है। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मामलात मेरे अंदाजे से ज्यादा संगीन हैं। वो कोई उठाई गिरे किस्म के मौका परस्त डाकू नहीं थे, बल्कि अपने पेशे में महारत रखने वाले घाघ लुटेरे थे, जिन्होंने शायद भरपूर मंसूबाबंदी के साथ ये वारदात की थी और शायद काफी दिनों से रवि भागवत और उसके अमले की सरगर्मियों और मामूलात की निगरानी कर रहे थे। तभी मेरी नजर बंगले की दूसरी मंजिल के टेरेस पर पड़ी। मैंने देखा कि पक्की बंदूक से लैस एक और निकाबपोश हमारा जायजा ले रहा है। मुझे अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश न आई कि वो वहां से गली का जायजा भी ले सकता है और शायद उसे यही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने मुझे भी हवेली के फाटक पर आते पहली फुर्सत में देख लिया होगा और मेरे बारे में अपने मुशाहिदे से इकट्ठी की गई पूरी तफसील फौरी तौर पर अपने साथियों तक पहुंचा दी होगी। उसके बाद मुझे दबोचने की हिकमत अमली तैयार की गई होगी। अब मेरे इस कयास की मजीद तस्दीक हो गई कि रवि भागवत की हवेली पर डाकुओं के बहुत मुनज़्ज़म गिरोह ने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ यलगार की होगी और इस सारे मामले की इब्तिदा उन्होंने यकीनन रवि भागवत के पास भारी दौलत की मौजूदगी की मुस्तनद मालूमात मिलने के बाद ही की होगी। अब सवाल ये था कि ये बदमाश कब से अपनी डाका जनी की कार्रवाई में मसरूफ हैं और अब तक कितनी लूट मार कर चुके हैं। नीज उन्होंने बदनसीब रवि भागवत के साथ क्या सलूक किया होगा। दोनों डाकू दालान में पहुंचकर मुझे हवेली की नशिस्तगाह की तरफ कदम बढ़ाने का हुक्म दे रहे थे तो मुझे लगा कि बस अब मेरा रवि भागवत से सामना होने ही वाला है। मेरा दिल तेजी से धड़का। तभी रिवॉल्वर बरदार डाकू ने अपने हथियार की नाल इस बार मेरी पीठ में गाड़ दी और सरसराते लहजे में कहा, खबरदार, अपने होश और जबान संभाल कर बात करना, किसी गुस्ताखी का सोचा भी तो। उसने मेरी कमर में रिवॉल्वर की नाल से खासे जोर का कचोका देकर अपनी धमकी की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश की। मैंने अपने बुज़दिल और बेजरर होने का नाटक आगे बढ़ाते हुए दर्द भरा नारा लगाया, हाय भगवान, मर गया रे, मर गया। तभी दरबान के पिस्तौल से लैस नकाबपोश ने डपट कर मुझे खामोश होने का हुक्म दिया। मैंने सहम कर चीखो पुकार बंद कर दी और दोनों हथियारों की नाल के इशारे पर नशिस्तगाह में दाखिल हो गया। मेरे लिए जाना पहचाना मंजर मेरी नजरों के सामने था। फर्क सिर्फ ये था कि हंसते खिलखिलाते हमारी मेजबानी करने वाला रवि भागवत उस वक्त मुझे मुंह के बल बेहिस्सो हरकत फर्शी नशिस्त पर ढेर नजर आया, जबकि एक तरफ बिछे सोफों पर दो लंबे तड़ंगे हट्टे कट्टे निकाबपोश बराजमान थे। मुझे बेबस करके लाने वालों ने मुझे उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। दोनों नकाबपोशों ने बगौर मेरा जायजा लिया। फिर उनमें से गहरे नीले कुर्ते पाजामे में मलबूस नकाबपोश ने पिस्तौल बरदार को मुखातिब करके हिंदी में पूछा, ये लाला आसानी से काबू में आ गया ना? कोई जोर आजमाई तो नहीं की? पिस्तौल वाले ने पुरजोश लहजे में कहा, नहीं सरकार, हमने इसे मौका ही नहीं दिया। वैसे भी इस बटेरे में इतनी हिम्मत कहाँ है कि चूं भी कर सके। इस पर खाकी लिबास वाले दूसरे निकाबपोश ने बदमज़गी से कहा, ओए, तुझे कितनी बार मना किया है यार कि लंबी लंबी डींगे न मारा कर, ऐसी ही किसी खुशफहमी में मारा जाएगा किसी दिन। ये बता, इसकी तलाशी ली है तुम दोनों ने? यह सुनकर मुझे पकड़ कर लाने वालों को जैसे बिजली का झटका लगा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पिस्तौल वाले ने नजरें झुकाकर नफी में सर हिला दिया। इस पर नीले लिबास वाले निकाबपोश के मुंह से बेइख्तियार ठेठ पंजाबी में गाली निकली। उसने गाली का रद्द-ए-अमल भांपने के लिए दोनों हथियार बरदारों की तरफ देखा, मगर शायद इस गफलत पर शर्मिंदगी के एहसास से उनकी अना बेहिस हो चुकी थी। अगले ही लम्हे पिस्तौल बरदार ने मजीद मुस्तैदी से मुझे निशाने पर ले लिया, जबकि रिवॉल्वर वाले ने अपना हथियार जेब में उड़स कर खासी महारत से मेरी जामा तलाशी ली।
मेरे पास से कोई हथियार न बरामद होने पर उन चारों ने इत्मीनान का सांस लिया। मगर फिर नीले लिबास वाले को अचानक कोई ख्याल आया। उसने सख्त लहजे में पूछा, ओए तुम लोगों ने अच्छी तरह देखभाल कर ली थी ना? किसी और ने इसकी गर्दन दबोचकर अंदर लाते देखा तो नहीं? इस बार पिस्तौल बरदार ने ज्यादा एतमाद से जवाब दिया। बोला, बेफिक्र हो जाओ भाया जी, गली सुनसान थी, किसी ने नहीं देखा। यकीन ना आए तो मेहताबे से पूछ लो। ये सुनते ही नीले लिबास वाले ने एक और गलीज पंजाबी गाली उगली और फिर दांत पीसते हुए कहा, तेरी खोपड़ी तो नहीं फिर गई? हमने पहली बात यही कही थी ना कि एक दूसरे का नाम नहीं लेना। ये सुनकर पिस्तौल वाले ने एक बार फिर नदामत से सर झुका लिया। मगर शायद नीले लिबास वाले को एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही सख्त गिरी का मुजाहरा किया है। वो इन संगीन गलतियों पर नाराजगी के इजहार में दोनों मौके पर हक बजानिब था। मगर मुझ जैसे अजनबी के सामने अपने ही साथी की माँ बहन एक करना कतन मुनासिब नहीं था। लिहाजा उसने शायद तलाफी के लिए नरम लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, इसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से जकड़कर सेठ इंजीनियर के साथ ही लेटा दो। उसके बाद हम सब एक बार फिर हवेली की तलाशी लेंगे। इस बैठक में से तो कुछ नहीं मिला, मगर इसने हवेली में ही कहीं माल छुपा रखा होगा। मेरे पास पक्की खबर है, ये दोपहर को बैंक से 1 लाख रुपया निकलवा कर लाया है। मैंने रस्सी से अपने हाथ अकब में बंधवाने में भी कोई मजाहमत न की। फिर मेरे पैर भी आपस में मिलाकर जकड़ दिए गए। ये कारगुजारी रिवॉल्वर वाले ने दिखाई थी, जबकि पिस्तौल वाले ने मुस्तैदी से मुझे निशाने पर ले रखा था। फिर उसने अचानक मेरी बंधी हुई टांगों के अकब में टांग फंसाकर मुझे बेदर्दी से पीछे धकेल दिया। मैं खासे जोर से पीठ के बल फर्श पर गिरा। मेरे जिस्म के बोझ तले दबी कलाइयां फर्श से टकराने से मुझे खासी चोट आई। तहाँ मैं इतने जोर से चिंगाड़ा जैसे मेरे जिस्म में छुरा घोंप दिया गया हो। मेरे चीखने पर वो चारों लुत्फानंदोज होने के अंदाज में हंसे। फिर मुझे बाजुओं और टांगों से उठाकर रवि भागवत के पहलू में पटक दिया। मैं एक बार फिर चीखा, मगर उन बदमाशों ने कोई तवज्जो न दी। कुछ देर के बाद इसी रिवॉल्वर बरदार को मेरी और रवि भागवत की चौकीदारी पर छोड़कर वो तीनों नशिस्त गाह से निकल गए। मैंने बज़ाहिर सरसरी नजरों से उस हथियार बंद का जायजा लिया। वो बज़ाहिर काफी चौकन्ना था, मगर मेरा तजुर्बा था कि किसी बंधे हुए और बज़ाहिर बेबस कैदी की निगरानी पर मामूर शख्स कुछ ही देर के बाद मुतमईन और अपने फरीजे की तरफ से काफी हद तक गाफिल हो जाता है। मुझे उसी वक्त का इंतजार था। तब तक मैं रवि भागवत की हालत का अंदाजा लगाना चाहता था। कहीं इन जालिमों ने कारी ज़रब लगाकर उसे अगले जहान तो रवाना नहीं कर दिया। थोड़ी देर के बगौर मुशाहिदे से मुझे पता चल गया कि रवि भागवत की सांसें चल रही हैं, ताहम उनमें बेतरतीबी थी। फिर थोड़ी सी मजीद देखभाल से मुझे पता चला कि उस बेचारे पर क्या गुजरी है। उसकी खोपड़ी के अकब में किसी हथियार के दस्ते से ज़रब लगाई गई थी, जिससे सर फट गया था। ताहम खून रिसने के बाद जम गया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इसके दिमाग को गहरी ज़रब नहीं पहुंची तो इसकी हालत खतरे से बाहर है, और ये कोई तिब्बी इमदाद न मिलने के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटों में खुद ब खुद होश में आ जाएगा। इस फैसले पर मैं मुतमईन हो गया और हवेली में जारी डाकुओं की सरगर्मियों से बेनियाज होकर यह सारा नाटक ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। उस वक्त मुझे अपना वॉल्थर पिस्तौल साथ न लाने के अपने फैसले पर भी खुशी हो रही थी। मेरे पास से आतिशी हथियार, वो भी विलायती पिस्तौल बरामद होता तो ये डाकू मुझे कोई खतरनाक हस्ती समझकर चौकन्ना हो जाते और मुझे बांधकर एक तरफ डालने के बाद मुकम्मल तौर पर बेफिक्र न हो जाते। ऐसे में मुझे जकड़ने की जिम्मेदारी इस बुद्धू किस्म के शख्स को न सौंपी जाती, जिसे किसी को रस्सियों से ऐसी महारत से बांधने का सिरे से तजर्बा ही नहीं था। इब्तिदा में इन डाकुओं के खिलाफ मज़ाहमत करने या न करने के बारे में कोई वाज़े इरादा जहन में न होने के बावजूद मैंने रिवॉल्वर वाले का अनाड़ीपन भांपते हुए अपनी मखसूस तरबियत काम में लाते हुए रस्सियों से जकड़बंदी करवाने के दौरान में बंधन ढीले करने की गुंजाइश रख छोड़ी थी। ताहम अब मैंने मज़ाहमत करने या डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने और रस्सी खोलने का इरादा भी तर्क कर दिया था। अब मैं चाहता था कि होश में आने पर रवि भागवत खुद या उनके दोनों मुलाजिमों में से कोई मेरे गठबंधन खोले। मुझे अपने साथी की निगरानी में छोड़कर हवेली की तलाशी लेने वाले डाकू खुदा जाने इतनी देर क्यों लगा रहे थे। मुझे उलझन हो रही थी और बाजुओं को जकड़ने वाली रस्सियां भी अब तकलीफ का बायस बन रही थी। साथ साथ कोई ऐसी बात भी मेरे जहन के किसी कोने खुदरे में बार बार कचोके दे रही थी, जो मैं समझने के बावजूद समझ नहीं पा रहा था। शायद इस सारे मामले का कोई पहलू या किरदार मेरी तवज्जो तलब कर रहा था, मगर मैं उसे शनाख्त नहीं कर पा रहा था। ये इदराक मेरे लिए मुसलसल इस्तराब का बायस बना हुआ था और ये उलझन जोर पकड़ रही थी। खिलाफ तवक्को डाकुओं की वापसी का इंतजार तवील से तवील तर होता चला गया, हत्ता कि मेरी निगरानी करने वाला डाकू भी अब कुछ परेशान लग रहा था। तभी मुझे बाहर से खटपट की आवाजें सुनाई दी। फिर सरकर्दा डाकुओं की जोड़ी नशिस्त गाह में दाखिल हुई।
मैंने सुना नीले लिबास वाला डाकू रवि भागवत को पंजाबी में गालियां बक रहा था। वो दोनों फर्शी नशिस्त पर चढ़कर रवि भागवत और मेरे पास पहुंचे। फिर नीले लिबास वाले ने अपने खाकी पोश साथी को कहा, यार हमसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई। इतनी बड़ी हवेली का कोना कोना छान मारने में इतना वक्त बर्बाद करने की बजाय इस सेठ को होश में लाकर इसकी जबान खुलवानी चाहिए थी। ये सुनकर खाकी लिबास वाले डाकू ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो यार, मुझे यकीन है ये बनिया 2-4 हाथ पड़ते ही सब कुछ उगल देता। नीले लिबास वाले ने अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, ये छिछुंदर भाग थोड़ी गया है। पानी का जग भर कर इसके मुंह पर खाली करो, अभी होश में आ जाएगा। उसके बाद इसकी जबान खुलवाना मेरा काम है। खाकी लिबास वाला असबात में सर हिलाकर मेज पर रखे हुए पानी के जग की तरफ बढ़ा, मगर फिर वो ठहर गया और कुछ सोचकर पानी लिए बगैर पलटकर अपने साथी की तरफ बढ़ा, मगर कुछ दूर ठहर गया और नीले लिबास वाले डाकू को गर्दन के इशारे से अपने करीब बुलाया। कदरे तवक्कुफ के बाद नीले लिबास वाला डाकू अपने साथी के पास जा खड़ा हुआ। मैंने उन दोनों को आपस में खुसर पुसर करते देखा। मुझे लगा कि खाकी लिबास वाले डाकू ने कोई तजवीज़ पेश की है। उसके साथी ने उसकी बात गौर से सुनी, मगर फिर फौरन ही नफ़ी में सर हिलाया और फिर शायद अपने इनकार की वजाहत की। उसके साथी ने उसकी बात तवज्जो से सुनी, मगर उसने गालिबन अपनी बात पर इसरार किया। उन दोनों में बहस होती रही। फिर बिलाखिर नीले लिबास वाले डाकू ने अपने साथी की बात मान ली। मैं कोशिश के बावजूद अंदाज़ा न लगा सका कि वो दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे और किस नुक्ते पर मुत्तफिक हुए हैं, मगर तभी नीले लिबास वाले डाकू ने रिवॉल्वर बरदार डाकू को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर नशिस्त गाह से बाहर निकल गया। दोनों सरकर्ता डाकू अब रवि भागवत और मेरी तरफ मुतवज्जे थे। फिर वो दोनों मेरी तरफ देखते हुए शायद मेरे ही बारे में आपस में बातें करने लगे। मैंने हत्तुल इम्कान यतीमी और मजलूमियत के आसार अपने चेहरे पर तारी कर लिए। फिर वो दोनों शायद इस बार भी मुत्तफिक हो गए। तभी 3 मुसल्लह डाकू नशिस्त गाह में दाखिल हुए। उनमें से 2 मेरे देखे भाले थे, अलबत्ता 2 नाली शॉटगन से लैस तीसरा पस्ता कद डाकू मेरे लिए नया था। मैं अब भी इन बदमाशों के इरादे समझ नहीं पा रहा था। खासतौर पर इन तीनों डाकुओं की आमद के बाद तो सूरत हाल मजीद उलझ गई थी। बज़ाहिर अब इन डाकुओं का पूरा गिरोह यहाँ मौजूद था। सवाल ये था कि अब ये क्या करने वाले हैं। तभी रिवॉल्वर बरदार और पस्ता कद डाकू हमारी तरफ बढ़े। इस दौरान में रिवॉल्वर बरदार ने अपना हथियार नेफे में उड़स लिया था, जबकि पस्ता कद डाकू ने अपनी शॉटगन खाकी लिबास वाले डाकू के हाथ में थमा दी। वो दोनों हमारे करीब पहुंचे तो यकलख्त एक ख्याल मेरे जहन में आया। उसके साथ ही मेरे रगो पैं में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। मेरे पास मोहलत थी। मैं अपने जकड़बंद खोलकर अपनी निगरानी पर मामूर डाकू को मार गिराने के बाद बाकी डाकुओं से भी निमट सकता था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि मेरी बकायमी होशो हवास यहाँ मौजूदगी में ऐसी हसास बातें करना, खुसूसन रवि भागवत की ज़बान खुलवाने के लिए उससे मारपीट करना कतन मुनासिब नहीं है। लिहाजा उन्होंने गालिबन मेरी खोपड़ी बजाकर बत्ती गुल करने का मंसूबा बनाया था और ये नेक काम करने की जिम्मेदारी भी उस अनाड़ी शख्स को सौंपी गई है जिसके अंदाजे की ज़रा सी गलती मेरी खोपड़ी चकनाचूर करके मुझे अगले जहान पहुंचा सकती है। धड़कते दिल के साथ मैंने दोनों डाकुओं को अपने करीब आते देखा। फिर पिस्तौल वाला डाकू मेरे सर की बजाय पैरों की तरफ बढ़ा तो कुछ इत्मीनान हुआ। अगले ही लम्हे मुझे पता चल गया कि उनके असल इरादे क्या हैं। देखते ही देखते पिस्तौल वाले डाकू ने मेरे पैर दोनों हाथों में जकड़ लिए और उसके साथी यानी पस्ता कद डाकू ने मेरी दोनों बगलों में हाथ डाल दिए। साफ जाहिर था कि वो मुझे उठाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं।